मेहंदी का रंग हर सू अपनी पूरी आबोताब के साथ बिखरा हुआ था। दलान से लेकर बाहर बगीचे के आखिरी कोने तक गेंदे और चमेली के फूलों की लंबी लड़ियां इस तरह लटक रही थीं जैसे जर्द और सफ़ेद रंगों की कोई बरसात रुक सी गई हो। रात की खनकी में पीले बुलबुलों की धीमी रोशनी और हर तरफ उड़ता हुआ उपटन का इतर फिजा को एक सहर अंगेजी रत दे रहा था। जहां ढोलक की थाप पर गूंजते गीत और अपनों की कह के दीवारों के से टकरा कर वापस लौट रहे थे, घर का हर गोशा इस उदास सी के मलबे से आज़ाद होकर अब खुशियों का एक नया जश्न मना रहा था जिसका इसने तवील इंतजार किया था। इस पूरे हंगामे और रौनक से दूर सारम अपने कमरे की बालकनी में अकेला खड़ा हुआ, जहां बाहर सर्द हवा के झोंके इसके चेहरे को छूकर गुजर रहे थे। उसने गहरा सांस लिया, अपनी गहरी पिस्तावी रंग की कढ़ाईदार शेरवानी का ऊपरी बटन थोड़ा ढीला किया और अपना फोन निकालकर इंशा का नंबर डायल कर दिया। मोबाइल की स्क्रीन पर इंशा का नाम चमक रहा था और बालकनी के नीचे बागीचे से आती तालियों की आवाज़ धीमी पड़ने लगी थी। दूसरी तरफ से जैसे ही कॉल रिसीव हुई और सारम को इसकी सांसों का धीमा उतार चढ़ाव सुनाई दिया तो इसके संजीदा चेहरे पर एक इंतहाई खूबसूरत और दिलनशीन मुस्कुराहट उभर आई। मुझे तैयार होकर पिक्चर नहीं भेजी, सारम ने बालकनी के जंगले पर हाथ रखते हुए इंतहाई धीमे लहजे में गिला किया तो दूसरी तरफ एक पल को खामोशी छा गई। मैंने अबीरा को भेज दी थी और इसने आपको दिखा दी होगी। इंशा की आवाज़ में हया साफ महसूस हो रही थी। मुझे पिक्चर आप भेजेंगी, अबीरा के फ़ोन से देखना मेरा हक नहीं है। सारम के लहजे का ठोसपना भी खूबसूरत मान में बदल रहा था। वैसे भी बहुत से हिसाब किताब बाकी हैं, तैयार रहिएगा। बहुत फ़ोन इग्नोर किए हैं आपने हमारे। हाँ, क्योंकि हम अपने लाला के खिलाफ नहीं जा सकते थे। इंशा ने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। जी पता है कि आप अपने लाला के खिलाफ नहीं जा सकती, मगर हम भी तो अपने दिल के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए अब हमारी गुस्ताखी को भी बर्दाश्त कर लीजिए। मतलब? इंशा ने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि अब शौहर बनकर हम भी ज़रा एटीट्यूड दिखाएंगे, नाराज़ रहेंगे, जब दिल चाहा करेगा तब बात करेंगे, सज़ा कल से शुरू हो जाएगी। सारम ने इसे छेड़ा तो दूसरी तरफ इंशा का दिल यकदम डूबने लगा। वो मजाक की गहराई तक ना पहुंच सकी। आप मेरे साथ ऐसा करेंगी तो अभी से बता दें। वो यकदम रंजीदा हो गई और उसके लहजे से साफ लग रहा था कि वो अभी रो पड़ेगी। अरे अरे अरे, मजाक कर रहा हूँ, प्लीज रोना मत। सारम ने घबरा कर अपना फोन एटीट्यूड एक तरफ रखा। इतनी मुश्किल से ये रिश्ता हुआ है, फिर से रोकर इसे मत तुड़वा देना। अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें रोता हुआ देख लिया तो इसको लगेगा कि मैं कोई जालिम इंसान हूँ और इसकी बहन को कभी खुश नहीं रखूंगा। पुलिस वाले दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए रिश्ता तोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाते, तो इसलिए मेहरबानी करके रोने की गुस्ताखी मत करना। मैं बंदा शरीफ कुछ भी नहीं करूंगा। सारम की इस मासूमाना घबराहट पर दूसरी तरफ इंशा के लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट खिल उठी। बालकनी के नीचे अब भी ढोलक की थाप गूंज रही थी, मगर सारम के दिल के इस बंदरलान में अब जिंदगी का सबसे खूबसूरत और पुरसुकून गीत बज रहा था, जिसका आगाज इंशा की इस धीमी सी हंसी से हुआ। चलें अब जल्दी से तस्वीर भेजे मुझे। वो अपनी इसी पुरानी जिद पर अड़ गया। इसके लहजे की गदाज तपिश स्क्रीन के पार तक महसूस हो रही थी। इंशा ने अपने लरसते हुए होंठों को दांतों तले दबाया। दिल की धड़कनें दलान में बजती ढोलक की थाप से ज्यादा तेज थी। मैं नहीं भेजूंगी। क्यों? सारम ने फोन कान से जरा और करीब किया, जैसे वो उसकी सांसों की सरगोशी को भी मिस न करना चाहता हो। मुझे शर्म आती है, इसने बहुत आहिस्ता से एतराफ़ किया। आवाज़ में हया ऐसी थी कि सारम के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा जी, मेरी तस्वीर को आपने मंगवा ली, तब शर्म नहीं आई? भेजते हुए भी तो मुझे शर्म आई होगी, तो क्या मैं आपकी नज़र में बेशर्म हूँ? सारम ने आंखें मचकाते हुए लाड से इसे जिज करना चाहा। जवाब में इंशा की खुली खुली दबी दबी सी हंसी फिजा में गूंजी, वो हंसी जो सारम के दिल की तार छेड़ गई थी। आप लड़के हैं? अच्छा, तो क्या लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती? इन्हें शर्म नहीं आती? मतलब आप सचमुच मुझे बेशर्म कह रही हैं? सारम ने मसनूई खफगी का नाटक करते हुए अपने लहजे में संजीदगी दिखाई। नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। आपको बुरा लगा? वो एकदम सहम गई। इसकी उंगलियों ने दुपट्टे के पल्लू को सख्ती से मरोड़ा। हाय, मेरी होने वाली मासूम बीवी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप भेजी ना तस्वीर। सारम ने अपने लहजे को मजीद नर्म और गहरा किया। क्यों? आप क्यों इतनी जिद कर रहे हैं? जाकर अबीरा के फोन से देख लेना। सोच लें मैं नाराज हो जाऊंगा कसम से। सारम ने हतमी पता खेला और बालकनी की रेलिंग पर टेक लगा ली। अच्छा प्लीज नाराज मत होइएगा, आप भेजती हूँ। इंशा ने फौरन हार मान ली। अपने फोन से अभी ताज़ा ताज़ा खींच कर भेजो, सारम ने हुक्म सादर किया। अगले 2 सेकंड में फोन थरथराया और स्क्रीन पर एक अक्स लहराया।
سارم نے جیسے ہی اس تصویر پر نظر ڈالی اس کے ہاتھ کی گرفت فون پر سخت ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے۔ پیلے جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں پر رچی گہری مہندی، جھکی ہوئی لمبی پلکیں اور چہرے پر حیا کا ایسا عکس تھا کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے سانس لینا بھول گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنا دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا جہاں دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ وہ اس روایتی روپ میں حد درجہ حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اس کے حلق سے ایک بھاری ستائشی آواز نکلی، آمین۔ دوسری طرف سے ایک لفظ اتنی دھیمی آواز میں ادا ہوا جیسے کوئی سرگوشی ہو، اور اسے پہلے کہ سارم اپنی بگڑتی سانسوں کو سنبھال تھا، فون ٹک کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ انشا نے شرماتے ہوئے چہرے کے ساتھ فون کو اپنے سینے میں بھینچ لیا جہاں دل کی دھڑکنیں اب بے قابو تھیں۔ دوسری طرف سارم نے فون کی اسکرین کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری شرمیلی بیگم۔ فون بند کر دیا۔ امید بھی یہی تھی کہ تم سے۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا جیسے ہی نیچے دلان کی طرف بڑھنے کے لیے مڑا، فون کی تیز گھنٹی نے اس کے بڑھتے قدموں کو جکڑ لیا۔ سارم نے چونک کر اسکرین پر نظر ڈالی۔ اسکرین پر روشانے کا نام چمکا تو سارم کے چہرے کی شادابی سیکنڈوں میں غائب ہو گئی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے اور سارا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ ساکت کھڑا رہا۔ فون بجتا رہا۔ ایک بار بیل ختم ہوئی، اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی، اور جب دوبارہ فون بجا تو ایک طویل بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے اس نے کانپتی انگلیوں سے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ اب تم میرا فون بھی نہیں اٹھاتے، کیا میں اتنی بری ہو گئی ہوں؟ دوسری طرف سے ایک شکوہ کنا آنسو میں ڈوبی بوجھل آواز آئی جس نے رات کے اس سحر کو یکدم کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ سارم کی آنکھوں میں ایک دم سرد مہری اتری۔ اس نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکتا تھا سپاٹ اور سپاٹ رکھا، مگر اس کے گلے کی رگیں تن گئی۔ نہیں ماں، کبھی بھی اپنے بچے کے لیے بری نہیں ہوتی۔ آپ میری جنت ہیں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں، میں ابھی بھجوا دیتا ہوں۔ کیوں یہ اجنبیوں والا انداز رکھتے ہو سارم؟ روشانے کی آواز میں اب سسکیاں کھلنے لگی تھیں۔ چیزیں تو تم سب بھیج دیتے ہو، مگر محبت نہیں کرتے۔ وہ اپنائیت، وہ سب کچھ ختم کر دیا تم نے۔ کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کر سکتے؟ روشانے کی ٹوٹی ہوئی لرزتی ہوئی آواز سارم کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، اور سارم کا دوسرا ہاتھ بالکنی کے لوہے کی ریلنگ پر اتنی سختی سے جم گیا کہ اس کے ناخن سفید پڑنے لگے۔ اس کے اندر ماضی کا ایک پرانا طوفان جاگ اٹھا تھا جس نے مہندی کی اس خوشبودار رات کو یکدم ایک بھیانک سکوت میں بدل دیا۔ سارم نے گہرا سانس خارج کیا۔ اس کی آنکھیں بالکنی کے گھپ اندھیرے میں کسی سلگتے ہوئے انگارے کی مانند چمکی۔ فون پر جمی انگلیوں کے پور سفید پڑ چکے تھے۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کو معاف کرنے والا؟ اس کی آواز میں ایسی سرد مہری تھی جو مئی کی اس گرم رات میں بھی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دے۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے پیشانی پر ابھرنے والی رگوں کو دبایا۔ اور مجھے شرمندہ بھی مت کیا کریں، معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں جو کچھ آپ نے کیا۔ اپنے دل سے پوچھے کہ کیا وہ ٹھیک تھا۔ رب کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ میں بھی دعا کروں گا میرا رب آپ کو معاف کر دے۔ جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دوسری طرف روشانے کی آواز سسکیوں کے بوجھ سے دب گئی تھی۔ نہیں، سارم نے فون فوراً اس کی بات کی کاٹ کی۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم سخت ہوئے جیسے کسی پرانے زخم کا ٹانکا ٹوٹ گیا ہو۔ گناہ ہو گیا آپ سے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کو اب بھی وہ محض ایک غلطی لگ رہی ہے۔ تم نے اس میرے گناہ کے بدلے خود کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کر لیا سارم۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تم سب کو میرا سچ بتا دیتے اور پھر میرے ساتھ جو بھی ہوتا ہونے دیتے۔ کم سے کم اس روز کے جیتے جی مرنے والی سزا سے تو وہ سزا چھوٹی ہوتی۔ روشانے کی آواز میں اب ایک ماں کی بے بسی اور التجا حدوں کو چھو رہی تھی۔ سارم کے چہرے پر ایک تلخ اور بے رحم مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نظریں چکا کر نیچے دلان کی طرف دیکھا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے تک خوشیاں ناچ رہی تھی، مگر فون کے بعد سب کچھ جیسے پس منظر میں جا رہا تھا۔ کیسے بتا دیتا؟ اس نے دھیمے مگر بھاری لہجے میں پوچھا جس میں برسوں کی گھٹن شامل تھی۔ پوری زندگی میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ سب کی نظریں میں آپ کی اہمیت کیا ہے۔ کبھی نہ آپ کے نے کچھ اچھا کیا اور نہ ہی آپ کے بارے میں کسی نے کبھی اچھا سوچا۔ اس میں سارا قصور آپ کا اپنا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ نے جو آخری داؤ کھیلا ہے وہ بہت غلط کیا، اور اگر میں وہ سب کچھ بتا دیتا تو اس گھر کی بنیادیں ہل جاتی۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو بھرے بازار میں ذلیل ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، اپنی اکھڑتے ہوئی سانسوں کو بحال کرنے کی ناکام کوشش کی۔ آپ کو کوئی ضرورت ہے تو فون کیا کریں،
मैं आपकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर हूँ, मगर ना मैं आपसे मिल सकता हूँ और ना ही अब आपके पास वापस आना चाहता हूँ। इतने कठोर इंसान, इतने संगदिल हो गए हो तुम। दूसरी तरफ से रुशाने के लहजे में अब एक अजीब सी तड़प और हसरत ने सर उठाया। क्या वो दूसरी माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है? उस एक जुमले ने जैसे सारम के जब्त का बंधन ही तोड़ दिया। उसने बालकनी की रेलिंग पर मुक्का मारा। आपसे ज्यादा प्यार? इसके हलक से भी एक भीगी हुई हंसी निकली। आपने कभी मुझसे प्यार किया है? कभी प्यार नहीं किया आपने। आपने तो पूरी जिंदगी अपनी साजिशों में गुजार दी। पूरी जिंदगी आपने माजी के जख्मों को नासूर बनाए रखा, खुद अपने हाथों से कुरेद कुरेद कर। इसने अपनी भीगी हुई पलकों को सख्ती से मूंधा। चेहरे पर अब अज़म और एक सच्ची अपनायत के तासुरात उभरे थे। कहने को वो मेरी सौतेली माँ है, मगर मुझे इनसे मिलकर पता चला कि माँ असल में होती कैसी है, जिनका एक एक लम्हा अपनी औलाद के लिए वक्फ होता है। इस नेक दिल औरत की जिंदगी में अपनी औलाद के सिवा कुछ और है ही नहीं। सारम का लहजा अब इस माज़े की तलखी में बहने लगा जो उसने रुशाने के साथ गुजारा था। आपके साथ रहते हुए हमेशा मुझे एहसास रहा है कि ये मेरा घर नहीं। मैं हमेशा एक अजीब से एहसास से कमतरी का शिकार रहा। हमेशा अकेले में खुद से बात करता रहा कि सारम, तुमने गलत इंसान नहीं बनना, तुमने बुराई को खुद पर हावी नहीं होने देना। मगर यहाँ जब से आया हूँ, मुझे एक लम्हे के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि ये मेरा घर नहीं है। इसके होंठ कांपे। रुशाने की खामोशी इसके कानों में गूंज रही थी, मगर वो रुकने वाला नहीं था। आप तो कभी महीनों मेरे कमरे का रुख नहीं करती थी। आती भी तो सिर्फ ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि मैं कितना बड़ा बेटा हूँ। मगर अरूब मामा मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ खुद समेटती हैं, खुद संभालती हैं। मुझे कब क्या चाहिए होता है, मेरे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, इन्हें हर चीज़ की खबर होती है। तो आप ही बताएं मैं कैसे इन्हें सौतेली माँ का रुतबा दूँ। सारम की आवाज़ के आखिरी अल्फाज भारी होकर फिजा में तहलील हो गए और दूसरी तरफ सिर्फ एक गहरा हारा हुआ सकूत था जो फ़ोन के स्पीकर से रिस रहा था, जैसे किसी मुजरिम को इसके गुनाहों का आईना दिखा दिया गया हो। वह एक जादूगरनी है। दूसरी तरफ से रोशाने की आवाज़ में अब हासिद ना जहर इस हद तक घुल चुका था कि इसका अपना लहजा भी पहचाना नहीं जा रहा था। इसकी सिसकियाँ यकदम थम गईं और इनकी जगह खोलना गुस्से ने ले ली। इसी तरह इसने तुम्हारे बाप को मुझसे छीना था और अब मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लिया। सारम ने अंधेरे में अपनी मुट्ठियाँ इस हद तक भींच ली कि नाखून गोश्त में पेवस्त होने लगे। उसके चेहरे की रगें तन गईं, मगर इसने खुद पर काबू पाया। एक औरत की जुबान से बड़ा कोई जादू नहीं होता सारम। रुशाने की तिलमिलाहट फोन के स्पीकर से वाज़े महसूस हो रही थी। औरत अपनी जुबान से मर्द का दिल जीत भी लेती है और इसी जुबान से मोहब्बत से भरे दिल से निकाल भी दे जाती है। सारम के लबों पर एक इंतहाई सर्द और कतीली मुस्कुराहट उभरी। उसने गहरा बोझल सांस खारिज किया और बालकनी से टेक हटाकर सीधा खड़ा हो गया, जैसे वो इस जहनी जंग का आखिरी फैसला कुन वार करने वाला हो। वो जादूगरनी है या नहीं ये मैं नहीं जानता। इसकी आवाज़ हद दर्जा धीमी मगर चट्टान की तरह मजबूत थी। हाँ, मगर इनकी जुबान में वो मिठास है जो किसी के भी दिल में उतर जाए। उनके लहजे में वो नरमी है जो एक बेटे को, एक शौहर को बहुत अच्छी लगती है, जो आपके पास नहीं है। सारम, रुशाने की हलक से एक जख्मी पुकार निकली। मेरी ये बात आपको बहुत बुरी लगेगी मामा, मगर हकीकत यही है कि मर्द जितना भी मॉडर्न हो जाए, इसे बीवी फरमाबरदार और अपनी सोच के साथ चलने वाली चाहिए होती है। सारम ने सच्चाई का वो नंगा आईना रुशाने के सामने ला खड़ा किया जिसे वो बरसों से देखने से इनकारी थी। उसके लहजे में अब किसी रियायत की गुंजाइश नहीं थी। और आप ना तो अपने भाई की सोच के साथ चल सके, ना अपने बेटे के, और ना ही अपने शौहर के। तो अपनी ये कमियां दूसरों में मत ढूंढा करें। इस आखिरी जुमले के साथ ही सारम ने फ़ोन कान से हटाया और स्क्रीन पर नज़र डाले बगैर कॉल मुंतक़ी कर दी। इसका पूरा वजूद इस तल्ख़ गुफ्तगू के बाद बुरी तरह लरस रहा था और इसकी गहरी तेज सांसें इस बोझल रात की सुकूत को चीर रही थी। दूसरी जानिब रोशाने साकत उंगलियों में थमे बंद फ़ोन को देख रही थी जो ब्लैक आउट हो चुका था। उसने बेदम होकर फ़ोन को बेड पर एक तरफ गिराया। गर्म आंसू पहनानी रास्तों से बहते हुए तकिए के गलाफ में जज्ब हो रहे थे। इस बंद हब्स ज़दा कमरे में वो अकेली लेटी हुई तपती हुई आंखों से छत को तक रही थी। अंधेरा इसके वजूद को निकलने लगा तो उसने बीते सालों के मुटियाले अब पन्नों पर
अपनी पूरी जिंदगी पर एक बार फिर नजर सानी करनी चाहिए। ये वसीओ अरीज घर, जिसकी दरो दीवार कभी इसके भाई भाभी आर्यान और रेजिल की कहकों और आवाज़ों से गूंजते थे, अब वहाँ सिर्फ एक होलनाक और आसेब ज़दा खामोशी का राज था। चंद मुलाजमीन के अलावा अब इस घर में कोई जानदार नफ्स नहीं बचा था। सब इसे तन्हा छोड़कर जा चुके थे। वो एक ऐसी जंग लड़ रही थी जिसका कोई अंजाम नहीं था। अपने माजी के भूतों से लड़ते लड़ते इंतकाम की आग को हवा देते देते इसने अपना हंसता खेलता हाल फिराक कर दिया था। आज वो किसी मुल्जिम की तरह ही अपने ज़मीर के कटहरे में खड़ी थी, जहाँ जज भी वो खुद थी और वो गवाह भी। अंदर का एक हिस्सा मलामत के कोड़े बरसाते हुए चीख रहा था कि तुमने जो किया वो गलत था रोशाने, तुमने अपने हाथों से अपने रिश्ते कत्ल किए हैं। मगर इसी लम्हे इसके अंदर छुपा दूसरा ज़मीर, वो अना परस और हासिद सब वजूद इस मलामत पर हावी होता था, जो जहर आलूद लहजे में दिलासा देता। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था तुम्हें यही करना चाहिए था। वो अपने अंदर के दो मुतजाद हिस्सों की इस जंग में बुरी तरह कुचली जा रही थी। सारम के लफ्ज़ों की धार इतनी तेज थी कि उसकी रूह को काट कर रख गए थे। इस गुफ्तगू के बाद अब वो डिप्रेशन और वो जहनी अजियत और तन्हाई का खौफ इसके बस से बाहर हो रहा था। घबराहट के दौरे ने इसके हलक को सुकेड़ दिया। सांसें उखड़ने लगी जैसे कोई आखिरी लम्हात हो। उसने कांपते हुए हाथों से बेड की साइड टेबल की दराज को जोर से खींचा, अंदर रखी नींद की गोलियों स्लीपिंग पिल्स का पत्ता निकाला और बिना पानी के चंद गोलियां हलक के नीचे निगल ली। अपने दोनों हाथों की ठंडी पड़ती हथेलियों को आपस में बेताबी से रगड़ते हुए दोबारा बिस्तर पर ढेर हो गई। इसकी नीम व आंखों में अब किसी पछतावे से ज्यादा एक अजीब सा इंतजार था। एक ऐसा इंतजार कि बस अब ये गोली अपना असर दिखा दे, अंधेरा गहरा हो जाए और इसे हमेशा के लिए गहरी नींद आ जाए। माजी एक जंजीर है जो इंसान खुद अपने पाँव में डालता है और फिर सारी उम्र ये शिकायत करता है कि मैं चल क्यों नहीं पा रहा। जो लम्हा गुजर गया वो वापस नहीं आता, मगर इसका बोझ उठाए फिरना एक अजीब लत है। हाल बर्बाद हो जाता है मगर आंखें फिर भी पीछे ही देखती रहती हैं। और जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तो ये दिल बड़ा आसान रास्ता ढूंढता है, किसी और का नाम लेकर अपना दामन झाड़ लो। पछतावे तो थे ही, बस अपने कसूर किसी और का ठहरा दिया। नूर इस वक्त स्टेज पर लगे सफेद मखमली सोफे पर इंतहाई सलीके से बैठी थी। इसने जर्द रंग का घेरदार अनारकली फ्रॉक पहन रखी थी, जिसके दामन पर गोटे और किनारी का नफीस काम था। सर पर ओढ़े जर्द नेट के दुपट्टे की चांदी की किरण इसके माथे को छू रही थी। इसने अपने दोनों हिनाई हाथ अपनी गोद में फैलाए हुए थे, जहां मेहंदी का गहरा सिर्फ डिजाइन अब सूख रहा था। हवा के दोष पर इसके माथे पर आने वाली जुल्फों की लट को जब इसने दाएं हाथ की पुश से पीछे धकेला तो इसके झुमके हल्के से लर्जा उठे थे। इसी लम्हे इसकी गोद में रखे क्लच के अंदर इसका फोन मुसलसल थरथराने लगा। बराबर में बैठी सना ने चौंक कर स्क्रीन देखी, जहां माहिद खान का नाम चमक रहा था। इसके लबों पर एक शरारती मुस्कुराहट उभरी। नूर, लुक एट दिस, तुम्हारे मिस्टर राइट तो 1 मिनट का सब्र भी नहीं रखते। माहिद की कॉल है, खुद उठाओगी या मैं डिस्कनेक्ट कर दूं? नाम पढ़ते ही नूर के पूरे वजूद में एक सनसनाहट दौड़ गई। उसने घबराकर अपने जर्द फ्रॉक के भारी घेर को दाएं हाथ की उंगलियों से मरोड़ना शुरू कर दिया। सना, तुम भी ना, प्लीज फोन साइलेंट कर दो। मूरे इधर ही देख रही हैं, नूर ने अपने चेहरे को मजीद झुकाते हुए धीमे से कहा, हालांकि इसके गाल हया से सुर्ख हो रहे थे। मूरे अपनी फ्रेंड्स के साथ बिजी हुए, कोई नोटिस नहीं कर रहा। सना ने लाड से कहते हुए कॉल रिसीव की और स्पीकर ऑन किए बगैर फोन बहुत एहतियात से नूर के बाएं कान से टिका दिया, जबकि खुद ऐसे पोज करने लगी जैसे इसके झुमके सीधे कर रही हो। नूर ने अपनी सांसें रोक ली। लाइन के दूसरी तरफ से गाड़ी की डिजिटल लॉक होने की हल्की सी बीप सुनाई दी और फिर वो रूपदार धीमी मर्दाना आवाज उभरी, अस्सलाम वालेकुम मेरी हो चुकी दुल्हन कैसे? नूर ने अपनी तराशीदा लबों को सख्ती से भींचा। इसकी आवाज में झूठे गुस्से की पीछे एक पुराना गहरा शिकवा पोशीदा था। क्योंकि जनाब, शायद आप भूल रहे हैं, हमारा निकाह और हमारी एक बार रुखसती भी हो चुकी है। मैं इस अधूरे निकाह और इसकी रुखसती को दोबारा याद नहीं करना चाहती। इसने अपनी चमकती हुई जर्द फ्रॉक के घेर को उंगलियों में सख्ती से जकड़ लिया, जैसे वो अपनी माजी के जख्मों को छुपा रही है। ठीक है, आज की बात नहीं याद करेंगे। माहिर की वो मखसूस थी भी मुस्कुराती हुई गहरी आवाज़ इसकी समाज से टकराई, जिसने नूर के पूरे वजूद को यकदम पिघला कर रख दिया। बताएं, फ़ोन क्यों किया? नूर ने अपनी झुकी हुई पलकों के साए से सोफे के बाजों को देखा। अपने लहजे को जानबूझकर सख्त बनाने की नाकाम कोशिश की। अपनी हो चुकी बीवी के साथ बात करने के लिए माहिर ने दूसरी तरफ से बेहद मान और रोबदार लहजे में जवाब दिया। जहां गाड़ी का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई थी, और अगर मैं कहूँ कि मुझे आपसे बात नहीं करनी तो
इसने अपनी हिनाई उंगलियों की पुश को अपने तपते हुए गाल पर रखा। तो हम फिर भी बात करेंगे क्योंकि हम करना चाहते हैं, इसलिए माहिद का वो सुलझी हुई जिद वाला अटल अंदाज था। जब मैं आपके पास थी तो आप मुझे मुंह नहीं लगाते थे। नूर की आवाज़ यकदम भरा गई। मासी का वो नज़रअंदाज किए जाने का दर्द इसके लहजे से छलक पड़ा था। चलो इस बार ज़रा असूल बदल लेंगे। माहिद के लहजे की इस शौक और गहरी शरारत ने माहिद के जहन में जो मतलब पैदा किया, इससे इसका पूरा चेहरा शिद्दत हया से दहक उठा था। मेरा वो मतलब नहीं था। इसने हड़बड़ाकर अपने जर्द दुपट्टे के पल्लू को हाथ से दबा लिया, जैसे वो खुद को माहिद की नज़रों से छुपा रही हो। अच्छा जी, तो फिर आपका क्या मतलब था? फोन के इस पार से माहिद की धीमी सी हंसी गूंजी जो नूर के दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। कुछ भी नहीं, इसने शर्मा कर नजरें मजीद झुका ली। मेरे से नाराज हो, बस एक रात की बात है, फिर हम आपको मना लेंगे। हमें पता है हमसे गलतियां हुई हैं। माहिद का लहजा एकदम संजीदा और पछतावे से भरपूर हो गया था, जिसमें नूर को मनाने की एक सच्ची तड़प थी। आपने मेरा बहुत दिल दुखाया दिया। नूर की पलकों के कोने पर एक नमकीन कतरा चमका, जिसने इसके मासूम चेहरे को और भी सेहरंगेज बना दिया। एक्सपेक्ट करता हूँ। माहिद ने बिना किसी अजर के इसके शिकवे को अपने दिल पर तस्लीम किया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इसने जिद्दी बच्चों की तरह अपना रुख मोड़ना चाहा, हालांकि दिल के अंदर से मोम हो रहा था। ताक कयामत माफी मांगता रहूंगा। माहिद की आवाज में वो गहरा ठहराव था जो किसी भी औरत का मान बढ़ाने के लिए काफी होता है। आप बहुत बुरे हैं। इसने धीमे से पांव की उंगली को कालीन पर रखा। मगर आप बहुत अच्छी हैं। फौरन जवाब आया। मस्के अच्छे लगा लेते हैं। नूर के लबों पर एक हल्की सी दिलकश मुस्कुराहट ने रक्स किया। प्यार भी बहुत अच्छा जता लेता हूँ। अब तक सही मौके नहीं मिला। माहिद के इस आखिरी जुमले के ने नूर के वजूद में एक अजीब सहर सा फूंक दिया था। मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। अब इसके लिए इस गुफ्तगू की तपिश को संभालना मुश्किल हो रहा था। तो कर दो। आज की रात आपकी है। आप अपनी मर्जी कर लें। कल तो फिर हमारे साथ बात करने का आपके पास कोई जवाब ही नहीं बचेगा। अल्लाह हाफिज। नूर ने फौरन से फ़ोन की स्क्रीन पर उंगली मारी और कॉल काट दी, बिल्कुल ऐसे जैसे माहिद इसके ऐन सामने खड़ा हो और वो उसकी नज़रों की जादूगरी से भागना चाहती हो। उफ नूर, तुम्हारे गाल देखो कैसे ब्लश कर रहे हैं। सना ने फौरन इसके चेहरे के करीब आकर इसकी थोड़ी को छूते हुए ऊंची आवाज़ में छेड़ा। नूर तो अब शर्म से नज़र उठाने के काबिल भी नहीं रही थी। वो शायद कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल भूल गई थी कि इसकी शरारती सहेलियाँ इसके इर्द गिर्द ही बैठी हैं और इसकी हर हरकत को नोट कर रही थी। इसने शर्म के मारे अपनी झुकी हुई नजरें छुपाने के लिए अपना चेहरा घुटनों पर फैलाए जर्द फ्रॉक के भारी घेर में छुपा लिया। इसी लम्हे फिजा में ढोलक की तेज धोती थाप और रंग बिरंगे लजीज खानों की इश्तहार अंगेज खुशबुएं उड़ने लगी थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि बाहर लॉन में मेहमानों के लिए खाना खुल चुका है और स्टेज के नीचे बैठी ढोलक वाली लड़कियां पूरे जोश से ताल मिलाकर गुनगुना रही थी। जरा ढोल की बजाओ गोरियों। इन तीखे और मध्यम बोलों के साथ नूर का दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। बन्नाकों के पीछे माहिद का मान से भरा हुआ चेहरा और मुस्कुराती आंखें इसके वजूद में उतरी जा रही थी। कल की रुखसती के ख्याल से इनके दिल की धड़कनों को और भी तेज कर दिया था। हॉल के दूसरे कोने में जहां रोशनी जरा मध्यम थी, माहिद खान अपने फोन को जेब में सरकाते हुए पलटा ही था। एक जानी पहचानी चहकती हुई आवाज उसके समाज से टकराई। ओहो, कोई चोरी चोरी अपनी होने वाली दुल्हन से बातें कर रहा है। अमीरा जो हाथ में मेहंदी की भारी सजी हुई थाल लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, माहिद को इस तरह चोरों की तरह फोन जेब में रखते देखकर वहीं रुक गई। इसके चेहरे पर बड़ी दीदा ज़ेब और काटदार शरारत उभरी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस एक दोस्त से ज़रूरी बात कर रहा था। माहिद ने अपनी नजरें दाएं बाएं घुमाते हुए फौरन पैंतरा बदला, मगर इसकी आवाज़ का चोर इसकी गिरफ्त करवा रहा था। आहा, दोस्त से बात कर रहे थे? चलो फिर ज़रा दिखाओ अपना फ़ोन, मैं भी तो देखूं कि ये कौन सा ऐसा ख़ास दोस्त है जिससे इस वक्त बात करना इतनी इमरजेंसी थी। अबीरा ने थाल को एक हाथ पर संभालते हुए अपना दूसरा हाथ मांगने के अंदाज में आगे बढ़ाया। क्यों? मैं क्यों फ़ोन दिखाऊं? फ़ोन एक पर्सनल चीज़ होती है, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। ऐसे ही थोड़ी किसी को भी पकड़ा दिया जाता है। माहिद ने पीछे हटते हुए फ़ोन पर अपनी गिरफ्त मजबूत की, जैसे कोई कीमती राज छुपा रहा हो। एक लगाऊंगी कान के नीचे, बड़ा यार प्राइवेसी वाला। आज तक तो हम दोनों के बीच कोई प्राइवेसी थी ही नहीं, और अब अचानक मिस्टर खान को अपनी प्राइवेसी की याद आ रही है। अबीरा ने इसे घूरते हुए बड़ी बेटी होने वाला अंदाज अपनाया। बहन भाइयों के बीच कोई प्राइवेसी नहीं होती। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मुझे पूरा हक है। अब चलो शराफत से फ़ोन इधर करो। आप ही प्लीज़, माहिद ने मिनमिनाते हुए इल्तिजा की, मगर अबीरा ने इसकी एक न सुने। क्या क्या प्लीज़? रुक ज़रा बेटा, तेरा ये झूठ तो मैं आज पकड़ कर ही रहूँगी।
वो माहिर के हाथ से फ़ोन झपटने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ी, मगर से छीना झपटी की कोशिश में इसका पाँव मार्बल की सीढ़ियों से हल्का सा फिसला। थाल में रखी मेहंदी की चंद कटोरियाँ और बत्तियाँ उछलकर नीचे जा गिरी। इन चीज़ों को गिरते देखकर वो लम्हा भर के लिए अपनी जगह पर रुक कर इन्हें उठाने में मसरूफ़ हो गई, जबकि माहिर को इस दौरान वहाँ से खिसकने का बेहतरीन मौका मिल गया था। अबीरा इन चीज़ों को समेटकर जैसे ही सीधी हुई माहिर वहाँ से गायब हो चुका था। वो तेज़ी से इसके पीछे लपकी। सब लोग इस वक्त हॉल के बाहर बागीचे के साइड पर बने खूबसूरत लाइट्स वाले ओपन एरिया की तरफ जा चुके थे। घर का अंदरूनी हिस्सा इस वक्त बिल्कुल पुरसुकून और खाली था। बस 2-3 मुलाजिम ही किचन के बड़े मेन्यू को संभालने में मसरूफ नजर आ रहे थे। अबीरा भागती हुई आखिरी सीढ़ी पर पहुंची ही थी कि इसके भारी लहंगे का घेर इसके पाँव के नीचे आकर बुरी तरह अटका था। इसका तवाज़ुन एकदम बिगड़ा और वो अंधाधुन नीचे की तरफ गिरने लगी। हाथ में पकड़ा मेहंदी का कीमती थाल इसके धमाके से फर्श पर जा गिरा, मगर इससे पहले कि वो खुद सख्त मार्बल से टकराती सामने से तेजी के साथ कोई आगे बढ़ा था। इस शख्स ने सिर्फ गिरते हुए थाल को ही नहीं बल्कि अबीरा के पूरे नाजुक वजूद को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर गिरने से बचा लिया था। खौफ के मारे अबीरा की आंखें बंद थी और इसके दोनों हाथ इस शख्स के चौड़े कांधों पर जमे हुए थे। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो आज हड्डी पसली तुड़वा बैठती। माहिर के बच्चे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसने सोच कर के सामने माहिर खड़ा है। गहरा सांस लेते हुए गुस्से से आंखें खोली, मगर जैसे ही उसकी नज़र सामने मौजूद चेहरे पर पड़ी, इसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह के सामने माहिर नहीं बल्कि यारम खान खड़ा था। सफ़ेद कलफ लगे कॉटन के सूट में मलबूस, जिसके गले में मेहंदी के मुनासबत से नारंगी रंग का रिवायती सिल्क का स्कार्फ इंतहाई नफासत से डाला गया था। यारम खान इस वक्त हुस्न का एक शाहकार लग रहा था। उसका खिलता हुआ रिवायती पख्तून रंग, चेहरे पर सजी घनी तराशीदा दाढ़ी और घनी मूंछों के दरमियान नमूदार होती हल्की सी मुस्कुराहट इसके रूप को बेपनाह बढ़ा रही थी। इसकी गहरी पुरकशिश आंखें इस वक्त पूरी तरह अबीरा के चेहरे पर टिकी हुई थी, जिनमें एक अजीब सा ठहराव था। अबीरा की गंदुमी रंगत पर इस वक्त खौफ और हया की मिली जुली सुर्खियां दौड़ रही थी और इसका दिल पसलियों से टकराता हुआ महसूस हो रहा था। सॉरी, मुझे लगा कि वो... इसने गड़बड़ाकर अपने हाथ इसके कांधों से हटा लिए। पता है मुझे, क्या आपको लगा कि मैं माहिर हूँ? यारम खान का लहजा हमेशा की तरह बेहद संजीदा, पुरकशिश और धीमा था। इसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे फिजा में कोई शोर ना हो, सिर्फ एक मिठास हो। वरना तो शायद आप यहाँ गिरना पसंद करती, हमारा सहारा लेना आपको कभी गवारा ना होता। अबीरा ने एकदम खामोश होकर इसे सर से पांव तक देखा। इस मर्द की नज़रों में इसके लिए एक गहरा एहतराम और मोहब्बत थी। यारम के दिल के किसी पोशीदा कोने में दफन पुराने अधूरे जज्बात ने एक बार फिर बड़ी खामोशी से अपना सर उठाना शुरू कर दिया। यारम की नज़रें इस पर थी। फुल ग्रीन रंग के लहंगे पर किसी अप्सरा से गहरे सब्ज कम नहीं लग रहे थे। कानों में झूलती लंबी बालियां इसके तपते हुए गालों को छू रही थी और इसका नफीस लाइट मेकअप इसके नक्श को और निखार रहा था। कलाइयों में खनकती हुई हरी चूड़ियाँ इसके नाजुक हाथों पर बेहद जच रही थी। इसने अपने दुपट्टे को पिन के जरिए सर पर टिक किया हुआ था, मगर इसके खुले स्याह बाल सामने की तरफ झूलकर इसके चेहरे के गिर्द एक हाला बना रहे थे। चेहरे की यही मासूम घबराहट इस वक्त यारम खान जैसे मजबूत और संजीदा शख्स के दिल की धड़कनों को भी पूरी तरह बेतरतीब कर रही थी। मेहंदी लेकर जाना है, सब इंतजार कर रहे हैं। इसने अपनी नजरें चुराई और गिरने वाले थाल को फर्श से उठाया, जिसमें अब मेहंदी का सामान थोड़ा सा बिखर चुका था। यारम खान खामोशी से जरा सा साइड पर हुआ और वो बगैर पीछे देखे तेजी से सीढ़ियां उतर कर हॉल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। इंतजार तो हम भी करेंगे। यारम की धीमी जानदार आवाज़ ने हॉल के सन्नाटे को चीरा। अबीरा के कदम वही मार्बल के फर्श पर जम गए। उसने पलट कर नहीं देखा, मगर इसका पूरा वजूद इसकी आवाज़ की सिमत मतवज्जो था। जब कभी आपको लगे कि हम आपके काबिल हैं, बस एक कदम उठाइएगा, बाकी की मुसाफत हम खुद तय कर लेंगे। वो वहीं खड़ी रही। इसके हाथ में पकड़ा थाल हल्के से लरस रहा था, मगर इसने अपने लहजे को टूटने नहीं दिया था। आपको इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो हम खुद को आपके काबिल समझते हैं और ना ही दोबारा किसी मर्द पर भरोसा करने की हमारी अंदर हिम्मत है। माजी के तल्ख तजुर्बे का जहर इसके आखिरी जुमले से साफ नजर झलक रहा था। यारम खान के चेहरे पर एक गहरा ठहराव आया। वो इसके पास से गुजरने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, मगर इसके ऐन बराबर पहुंचकर इसके कदम लम्हा भर के लिए रुक गए। आप हमारे लायक नहीं या फिर हम आपके लायक नहीं। आज के बाद अपने लिए ऐसे अल्फाज का भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। और रही बात मेरी, तो अगर हम आपके काबिल नहीं तो ठीक है, आज के बाद कभी आपको परेशान नहीं करेंगे।
اس نے ابیرہ کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر اپنی نظریں سامنے جمی رہی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا ابیرہ، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا. اگر آپ کا تجربہ ناکام رہا ہے تو اس کا الزام ہم پر نہیں آتا. اس کا لہجہ اب ایک مانوس پختون مرد کی غیرت اور مان کا عکاس تھا، جس میں کوئی شور نہیں تھا مگر ایک کارڈ تھی. فیصلہ آپ کا جو بھی ہو، میرے لیے آپ کل بھی قابل احترام تھی، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اس نے گہرا سانس لیا جیسے اپنے اندر کے کسی پرانے طوفان کو دبا رہا ہو. قسمت نے ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے، ورنہ میں تو کبھی آپ کے لیے حاصل کی تمنا بھی نہیں رکھتا تھا. چھوڑ دیا تھا میں نے، دفن کر دیا تھا اپنے اس خیال کو. وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، جس خیال کو آپ نے خود زمین میں دبا دیا ہے اسے وہیں رہنے دے، کیونکہ جو ایک بار دفن ہو جاتا ہے اسے نکالنے کی میں صرف تکلیف ملتی ہے اور کچھ نہیں. اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی کڑواہٹ آئی. کچھ تکلیفیں اتنی خاص ہوتی ہیں کہ انسان انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں. آپ نے بھی تو ایک ایسی تکلیف کو اپنے سینے سے لگائے رکھا. جانتی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چل سکے گا، پھر بھی آخری دم تک کوشش جاری رکھی. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی جیسے الفاظ سینے میں اتر رہے ہوں. آپ مجھے تانا دے رہے ہیں؟ اس نے نرمی سے سر ہلایا. نہیں، بس ایک لمحے کے لیے آپ کو آپ کا اپنا عکس دکھانے کی کوشش کی تھی. اگر تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر اس کی آواز میں ایک تھکی ہوئی سچائی اتر آئی. بس یہی سمجھ لیں، شاید یہی وہ ڈر ہے جو مجھے کبھی کسی رشتے میں بندھنے نہیں دے گا. جو بھی آئے گا پہلے میرے گزرے وقت کو پرید کر میرے منہ پر تماچا مارے گا اور پھر ساتھ دینے کا وعدہ کرے گا، مگر وہ ساتھ رہے گا بھی یا نہیں اس کی کوئی ضمانت نہیں. اس کی آنکھیں بھیگنے لگی مگر لہجہ سرد رہا. تو میں خوش ہوں اس وقت سے جو اپنے بابا کے گھر گزار رہی ہوں. مجھے کسی اور مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. یارا نے پلٹ کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں تکلیف نہیں، ایک گہری بے بسی تھی. میرا مطلب ہرگز آپ کو تانا مارنا نہیں تھا. آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ جس دل نے آپ کے لیے سجدوں میں دعائیں مانگی وہ دل آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا. بس آپ نے جو کہا میں نے اس کا جواب دیا. وہ ایک پل کے لیے رکا، پھر آہستہ سے بولا، پھر بھی ماسٹر. وہ اس نے ایک لمحہ بھی وہاں نہ گزارا. اس کا سفید کاٹن کا سوٹ اور نارنجی اسکارف تیز قدموں کے ساتھ لہرایا اور وہ ہال کے پچھلے راستے سے باہر نکل گیا. ابیرہ وہیں ساکت کھڑی رہی. کھلے بالوں کے خالے میں اس کے آخری الفاظ کی گونج سینے میں اترتی جا رہی تھی. گلناز بیگم نے کھانے کی میز پر برتنوں کی دھیمی کھنک کے درمیان خاموشی کو توڑنے کی ہمت کی. ایزل، ہمیں تو لڑکا بہت پسند آیا ہے. تم دونوں کی جوڑی بھی بہت جچے گی. ہم تو پوری طرح مطمئن ہیں. انہوں نے پھر ایک بھرپور نظر اپنی خاموش ایزل پر ڈالی. میں تو کہتی ہوں بیٹا، ایک بار تم لڑکے سے مل لو. وہ خود بھی تم سے ملنا چاہتا ہے. کھانے کی میز پر موجود اس کے بابا اور آریان کی نظریں یکدم ایزل کے چہرے پر جم گئی. ایزل نے اپنی پلیٹ میں مصروف ہاتھ روکا اور نظریں اٹھائے بغیر سپات لہجے میں جواب دیا. میں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے نہیں دیکھنا تو بس ٹھیک ہے. آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں گے، اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن نہ مجھے دیکھنا ہے نہ ملنا ہے. یہ کیسی ضد ہے ایزل؟ آریان نے ہاتھ میں پکڑا نیپکن میز پر رکھا. اس کا لہجہ بظاہر نرم تھا مگر اس کے پیچھے چھپی سختی ایزل کے وجود کو جھلسا رہی تھی. جب تم نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے تو پھر ملنے میں کیا پرابلم ہے؟ ایزل نے پہلی بار اپنی ساکت آنکھیں اور براہ راست آریان کے روبدار چہرے میں جھانکا. اس بار اس کی آواز میں نمی نہیں بلکہ ایک تیکھی اور باغیانہ ضد نمایاں تھی. لالا، آپ نے اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکال تو دیا مگر اس کی جگہ کسی اور کو دینے کے لیے آج تک تیار نہیں ہوئے. تو پھر میرے ساتھ یہ زبردستی کس لیے؟ میز پر موجود سب کا سانس حلق میں اٹک گیا. ایزل نے اپنی نظریں آریان کی آنکھوں سے نہیں ہٹائیں. آپ کے کہنے پر میں نے حامی بھر لی. اب آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں پہلے اس لڑکے سے ملوں؟ آریان کے چہرے کے تاثرات یکدم پتھرا گئے. اس نے کرسی پر پیچھے ہوتے انتہائی سرد اور کاٹدار لہجے میں کہا، ایزل، مردوں کے مقابلہ کرنے والی عورتیں مجھے ہمیشہ سے زہر لگی ہیں اور تم میری بہن ہو. میں تم سے ایسی توقع نہیں کرتا. لالا، میں آپ سے کوئی مقابلہ نہیں کر رہی. میرا تو مقابلہ ہے ہی نہیں کسی سے بھی. ایزل نے ایک سرد آہ بھری اور اپنے وجود میں اترتی تلخی کو مضبوط کیا. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو یہی ٹھیک لگتا ہے تو میں مل لوں گی. میز پر ایک مہیب خاموشی چھا گئی جہاں صرف ایک دوسرے کے خانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی. وہ کھانا تو کھا رہی تھی مگر اس سے ذائقے کا احساس نہیں تھا. ہر لقمہ ایک یاد کے ساتھ حلق سے نیچے اتر رہا تھا. اس کی جھکی ہوئی نظریں تھالی میں پڑے کھانے کو نہیں بلکہ بیتے ہوئے لمحات کو دیکھ رہی تھی. نظر جھکائے وہ بس اپنے اندر کے شور کو خاموشی سے پی رہی تھی. اس کا یہ مان لینا کہ اب کوئی فرق نہیں پڑتا دراصل اس انتہا کا نام تھا جہاں درد اپنی حد پار کر کے دنیا والوں کے سکون بن جاتا ہے. تبریز خان اور عروب کے گھر کے در و دیوار آج جیسے مسکرا رہے تھے. اللہ کی خاص مہربانی تھی کہ آنگن میں ایک ساتھ دو بیٹوں کی شادی
की रौनकें उतर रही थीं। अरूप ने बड़ी मेहनत के बाद इस घर को किसी ख्वाब की तरह सजाया था। उसने अपनी निगरानी में दोनों बेटों के कमरों को इनकी अलग अलग पसंद के मुताबिक मगर एक ख़ास तरीके से साथ तैयार करवाया था, जहां हर चीज़ अपनी जगह पर मुकम्मल थी। बारात के शोर गुल के बाद अब घर में एक मीठी सी थकन उतर रही थी। दोनों दुल्हनों को इसके कमरों में रुखसत कर दिया गया था। अरूप इस वक्त डीप पिंक रंग के बुरवकार सूट में मलबूस थी। हम रंग कढ़ाई वाले शिफॉन के दुपट्टे के साए में कानों में झूलते सोने की झुमके इसके चेहरे की रंगत को और निखार रहे थे। बरसों बाद इसने खुद अब इतनी तवज्जो दी थी और पूरा दिन तबरेज़ खान की नज़रें इसी पर ठहरी रही थी। वो कब से इसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही अरूप ने दरवाज़ा खोलकर कदम अंदर रखा, तबरेज़ खान के हाथ में पकड़ा फ़ोन एक तरफ रख दिया गया। इनकी नज़रों में एक गहरा सुकून था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी खानम को याद आ ही गया कि कमरे में एक अदद शौहर भी मौजूद है जो काफ़ी देर से मुंतज़र है। तबरेज़ खान के लहजे की में मोहब्बत भरी शिकायत थी। ऐसी कोई बात नहीं है खान, मैं बस आखिरी बार खुद इत्मीनान कर लेना चाहती थी कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। अरूप ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जी, अब तो इत्मीनान हुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुल्हनें अपने कमरों में आराम कर रही हैं और मुलाजमों को सदके के पैसे भी दे दिए हैं। सब खैरियत से मुकम्मल हुआ। अरूप ने एक लंबा सुकून भरा सांस लिया। और हाँ, कल आपने 2 बकरे ज़रूर लाकर बतौर सदका ज़िबा करवाने हैं। मगर खानम, हमने तो शादी के आगाज़ में ये कर लिया था। तबरेज़ ने इसे छेड़ा, सदका जितना दिया चाहे कम है खान। अल्लाह नजर बद से बचाए कर में 2 दुल्हनें आई हैं, मैं कोई खतरा नहीं ले सकती। अरूप ने दुपट्टा उतारकर साइड पर रखा और चेंज करने के लिए बढ़ी, मगर तबरेज़ खान ने झट से उसका हाथ थाम लिया। इनकी गिरफ्त में एक पुराना जाना पहचाना मान था। बैठे यहाँ, सारा दिन आपने ये सजा हुआ रूप हमें दूर दूर से दिखाकर खूब तरसाया है। अब ज़रा पास भी बैठे। खान साहब, जिंदगी गुजर गई है आपके साथ, अब क्या देखना बाकी है। वह हल्का सा मुस्कुराई और हया की एक लहर इसके चेहरे को छू गई। उसने शर्मा कर नजरें झुका ली। कसम से पूरी जिंदगी में आपको ऐसे मुस्कुराते नहीं देखा। ये बेसाख्ता खुशी, ये चमक, ये मेरी लाख कोशिशों के बावजूद कभी नजर नहीं आई थी। तबरेज़ का लहजा धीमा और जज्बाती हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मेरी वजह से इसका जुमला अधूरा रहा। तबरेज़ ने वहीं रोक दिया। नहीं, मुझे आपसे कोई गिला नहीं खानम, आपने मेरे घर को जन्नत बना दिया, बच्चों को इनकी खुशियाँ दे दी, कभी कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। मैं आपसे दुनिया में कभी राजी हूँ और आखिरत में भी। अरूप की आंखें भीग गई थी। इसने तबरेज़ के हाथ पर अपना हाथ रखा और बड़े सोच से बोली, और मैं भी आपसे दोनों जहानों में राजी हूँ। आप मेरे मुकद्दर की वो खुशी हैं जो मैंने कभी मांगी नहीं। मेरे रब ने खुद अपनी मर्जी से मेरी झोली में डाल दी। मैं अपनी हर सांस के साथ इसका शुक्र अदा करती हूँ। वो एक लम्हे को रुकी। आपको पता है खान, जब सूरह रहमान में ये आयत आती है, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो इन तमाम नेमतों में मुझे एक बड़ी नेमत आप लगते हैं। तबरेज़ खान ने नम आंखों से अरूप का चेहरा देखा। उस चेहरे पर हया भी थी और शुक्र भी, दोनों एक साथ बड़े सुकून से। उन्होंने खामोशी से इसके हिनाई हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कुछ नहीं बोले। कभी कभी अल्फाज कम पड़ जाते हैं। कमरे के सकूत में सूरह रहमान की वो आयत जैसे एक बार फिर हवा में तहलील हो गई। वो इस लम्हे को दोनों की मुस्कुराहट में वो सुकून था जो बरसों की सच्ची रफाकत के बाद ही नसीब होता है। आप आराम करें, मैं ज़रा चेंज कर लूँ। अरूप ने इजाज़त तलब की और तबरेज़ खान की आंख के इशारे से मुस्कुराकर इजाज़त दी। इसने अभी इशा की नमाज अदा करनी थी। चेंज करके वज़ू करती हुई वो बाहर आई थी। तबरेज़ खान कब के सो चुके थे। कमरे में बस इनकी सांसों की आवाज़ थी और वो दीवार पर पड़ती चांद की धीमी रोशनी। अरूप की जान नमाज तय की, फिर इसे साइड पर रखकर अपने तकिए पर सर टिकाया। नजरें इनके चेहरे पर जा ठहरी, इस चेहरे पर जो नींद में और भी सुकून में था। इसने सोचा, इंसान कितना ही अकल क्यों ना हो जाए, इसकी बिसारत सिर्फ एक हाल की दीवार तक ही महदूद रहती है। हम अपनी मर्जी से इंतखाब तो कर लेते हैं, लेकिन इस इंतखाब की कीमत कभी कभी हमें रूह के जख्मों से चुकानी पड़ती है। सच तो ये है कि जिस दिन हमें समझ आ जाए कि आसमानों पर बैठकर इंतखाब करने वाला हमसे बेहतर सोचता है, हमारी आधी अज़ियतें दम तोड़ देंगी। हमारी मर्जी अधूरी है, इसकी रज़ा मुकम्मल है। और जब हम अपना मुकद्दर के हाथ में दे देते हैं तो वो ज़िंदगी को आजमाइशों से निकाल कर सुकून की राह पर डाल देता है। इसकी नज़रें तबरेज़ खान के सुकून भरे चेहरे पर ठहरी रहीं। होंठों पर एक धीमी मुस्कुराहट आई और आंखें भीग गई। कमरे में दाखिल होते ही ताज़ा सुर्ख गुलाबों की भारी और मीठी खुशबू सांसों से टकराती थी। बेड पर चारों तरफ गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी, जिनकी नमी ने फिजा में एक खास किस्म की ताजगी और पाकीज़गी का एहसास था।
इंशा बेड के ऐन वस्त में बैठी थी। इसके सुर्ख अरूसी जोड़े का भारी घेर बिस्तर पर फैलकर एक दायरा सा बना रहा था। उसने अपने दोनों हिनाई हाथ अपनी गोद में सख्ती से जोड़े रखे थे, जिन पर लगी गहरी सुर्ख मेहंदी गुलाब की पत्तियों से हम रंग हो रही थी। सर पर ओढ़े भारी कामदार दुपट्टे के बोझ से इसकी गर्दन जरा सी झुकी हुई थी और माथे पर सजा झूमर इसकी पलकों के हर अरताश के साथ हल्का सा लरस रहा था। सारम ने निहायत आहिस्तगी से कदम उठाए। इसके सफेद कलप लगे कुर्ते की सरसराहट खामोशी से कमरे में फिजा से सुनाई दे रही थी। वो बेड के करीब आया और इंशा के बिल्कुल बराबर बैठ गया। बेड के गद्दे पर इसके बोझ से पड़ने वाले हल्के से झोल ने इंशा के दिल की धड़कनों को एकदम तेज कर दिया। सारम ने अपनी जेब से एक छोटा सा स्याह मखमली बक्स निकाला और इसे अंगूठे से एक क्लिक के साथ खोला, जिसके अंदर सोने की नफीस अंगूठी से चमक खाल की मध्यम रोशनी में बराह रास्त इंशा की आंखों में मुनक्कस हुई। शादी मुबारक हो इंशा। सारम की आवाज़ में एक खास किस्म का भारीपन और मिठास थी। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और निहायत नरमी से इंशा का दायां हाथ अपनी हथेली पर रख लिया। सारम के लम्स की तपिश इंशा को अपने पूरे वजूद में महसूस हुई। इसने एक बार हिम्मत करके नजरें उठाई तो सामने सारम का संजीदा मगर तहसीन भरा चेहरा था, जो इसे ही देख रहा था। आपको भी, इंशा ने बमुश्किल ये लफ्ज़ अदा किए और फौरन नजरें दोबारा अपने जोड़े के काम पर जमा ली। सारम ने मुस्कुराते हुए निहायत नफासत से वो अंगूठी इसकी उंगली में उतार दी। सोने की वो लकीरें इसकी मेहंदी रची उंगली पर बिल्कुल फिट बैठ गई थी। देख लो, आखिर किस्मत ने हमें मिला ही दिया है। हमारे नसीब एक दूसरे से लिखे जा चुके थे और आज हम यहाँ एक साथ हैं। सारम ने इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त जरा सी मजबूत की और अपने दूसरे हाथ से इंशा के सर पर मौजूद दुपट्टे को हल्का सा ठीक किया। इसकी उंगलियां जब इंशा के सर को छुईं तो उसे एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ महसूस हुआ। शुक्र है अल्लाह का, मैं तो उम्मीद हार चुका था। मुझे लगा था अब आप मुझे कभी नहीं मिलेंगी। उसने एतराफ़ किया तो इंशा ने एक बार नजरें उठाकर इसे देखा। इसकी अपनी हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। उम्मीद तो मैंने भी छोड़ दी थी, कहते हुए इसने आवाज़ भरा गई थी और नजरें दोबारा झुक गईं। अगर मैं ना मिलता तो क्या आपको पछतावा होता, कभी दुख होता? अब आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपके बगैर सिर्फ मैं ही तड़पा या आप भी। अगर आप मुझे न मिलते तो मुझे हमेशा वो जुमला मुकम्मल न कर सकी और रो पड़े। इंशा प्लीज़, अल्लाह ने हमें हमेशा के लिए मिला दिया है। इसने मोहब्बत से इंशा का सर अपने कांधे से लगाया। दोबारा ऐसा सवाल न कीजिएगा, बहुत तकलीफ होती है मुझे ये सोचकर। ठीक है, नहीं पूछूंगा, कभी नहीं पूछूंगा। इंशा ने एक तवील गहरा और पुरसुकून सांस लिया, जैसे बरसों की घुटन एक पल में छट गई हो। फिजा में रची गुलाबों की देहमी महक अब महज खुशबू नहीं थी, बल्कि इसके वजूद का हिस्सा बनती जा रही थी। इस खामोश मगर पुरवकार लम्हे में दोनों के दरमियान हाल तमाम तलखियाँ और फासले सिमट कर एक नई जिंदगी के अज़म और अब्दी रफ़ाकत के यकीन में बदल चुके थे। कमरे के अंदर ताज़ा गेंदे की लड़ियाँ और सुर्ख गुलाबों के गजरे बाहम घुट कर एक सहर अंगेज फिजा बना रहे थे। जर्दी और सुर्खी का ये इम्तजार दीवारों पर लगी मध्यम रोशनियों में अजब दिलकशी पैदा कर रहा था। बेड के वस्त में बैठी नूर अपने सुनहरी और सुर्ख अरूसी लहंगे में के भारी घेर में किसी खामोश तस्वीर के मानंद लग रही थी। इसके माथे पर सजा झूमर और भारी दुपट्टे के किनारी इसके हुस्न में एक रिवायती वक़ार का इजाफा कर रहे थे। दरवाज़ा खुलने की आहट पर इसने अपनी हिनाई हथेलियों को आपस में भींच लिया। माहिद खान जो अब शेरवानी उतार कर कलफ लगे सफ़ेद कुर्ते के बेहद पुरवकार लग रहा था, निहायत नफासा से चलता हुआ उसके सामने आकर रुक गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर की आवाज़ इतनी धीमी थी कि कमरे के सकूत में एक लर्ज़े सी पैदा हो गई। मैं माहिद तबरेज़ खान आपके सामने अपनी हर गलती, हर खता और अपने हर उस सख्त लहजे की माफ़ी मांगता हूँ जिसने कभी आपका दिल दुखाया हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना दिल बड़ा करते हुए हमें माफ़ कर देंगी। माहिद ने निहायत मौतवाना और एक मासूम से मुजरिम के अंदाज में अपने दोनों कान पकड़ लिए। इस रोबदार मर्द को इस तरह अपने सामने झुका देखकर नूर की लरसती हुई खामोशी एकदम बेसाख्ता हंसी में बदल गई, जैसे खिजा के बाद पहली कली खिली हो। बहुत समझदार हैं आप। डांट खाने से पहले ही माफ़ी मांग ली। नूर ने अपनी भीगे पलकों के साए से इसे देखा, जहाँ अब शरारत और मोहब्बत का एक अनोखा तालमेल था। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें बखूबी अंदाज़ा है कि अब से हुकूमत आपकी हुई। जब रोज़ डांट खाना ही मुकद्दर ठहरा तो बेहतर है कि पिछले तमाम गुनाह पहले ही बख्शवा दिए जाएं। माहिद के लहजे की इस शोखी ने फिजा में मौजूद तमाम तनाव को लम्हों में ख़त्म कर दिया था। प्लीज़ अब कान छोड़ें, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। उसने अपने लहजे को जितना मुमकिन हो सका संजीदा बनाने की कोशिश की। पक्की बात है? माहिद ने इस वक्त करीब बैठते हुए इसकी आंखों में झांका।
जहां अब सिर्फ एतराफ़ वफा था। जी, अगर कोई गिला शिकवा बाकी होता तो मैं कभी भी दोबारा इस निकाह के लिए अपनी रज़ा न देती। नूर ने पूरी सच्चाई से कहा, तुमने ये निकाह दोबारा पढ़वा कर मुझसे जो एहसान किया है नूर, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मुझे एहसास है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई। मैं अपनी हर कोताही पर दिल से शर्मिंदा हूँ और वादा करता हूँ कि आने वाली ज़िंदगी में तुम्हें वो हर खुशी मिलेगी जिसकी तुम हकदार हो। माहिद ने निहायत नरमी और तराम से नूर के मेहंदी रचे हाथों को अपने हाथों के प्याले में भर लिया और इन पर एक प्यार भरा मुहाफिजाना लम्स दिया। नूर ने हया से नजरें झुका ली, मगर इसके लबों पर फैली वो पुरसुकून मुस्कुराहट गवाह थी कि इसके सब्र का समर इसे मिल चुका है। कमरे में रची गुलाब और गेंदे की वो मिली जुली महक इसकी ज़िंदगी के इस नए और मोतबर बाब की पहली गवाह बन गई। 4 साल बाद तकदीर के खेल भी निराले होते हैं। वक्त ने पलटा खाया और आज किस्मत ने शयान खान और अरियान खान को एक बार फिर से एक दूसरे के मुकाबले ला खड़ा किया था। स्कॉटलैंड की ठंडी और बोझल फिजाओं में एक जदीद कारपोरेट बिल्डिंग के नग कॉन्फ्रेंस रूम में दोनों फरीक आमने सामने बैठे थे। ये एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट था जिसकी कामयाबी दोनों के लिए नागज़ीर थी। शयान खान के पहलू पर परीशे मौजूद थी, जो अब महज इसकी बीवी नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर के तौर पर कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। परीशे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और कन्फ्यूजन थी, जिसकी वजह से बैठा वो शख्स था जो कभी इसका मंगेतर था, जिसे ठुकराकर इसने शयान का इंतखाब किया था। सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने में दिलचस्पी लेंगी। शयान खान ने खामोशी तोड़ते हुए बात का आगाज़ किया। आर्यन खान ने, जो अब पहले से कहीं ज़्यादा पुरवकार और सर्द नज़र आ रहा था, फाइल से नज़रें उठाई और एक तीखी नज़र शयान पर डाली। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? मुझे आपके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने में कोई मसला नहीं है। आर्यन का लहजा इतना सपाट था कि परीशे का दिल लरस कर रह गया था। और अगर आप इस मोहतरमा की वजह से, मेरा मतलब है अपनी वाइफ की वजह से कह रहे हैं, तो मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हकीकत तो यह है कि उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या मेरी जान छोड़कर आपसे शादी कर ली? क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इसकी कोई जगह ही नहीं थी। आर्यन ने इन चंद जहरीले मगर नपे तुले लफ्ज़ों ने परीशे के वक़ार की धज्जियाँ उड़ा दी। इसने एक लफ्ज़ कहे बगैर परीशे को इसकी औकात याद दिला दी थी। आर्यन ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ अपनी बात मुकम्मल करी। सच कहूँ तो मुझे तो आपका एहसान मंद होना चाहिए कि आपने इनसे शादी की और मुझ पर एहसान किया। वैसे भी मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अलग रखता हूँ। परीशे इतना तो इसे अच्छी तरह जानती ही थी। इतनी बातें करने का तो वो कभी आदी नहीं रहा था। वो जानबूझकर इसकी इंसल्ट कर रहा था। परीशे खून के घूंट पीकर रह गई थी। वो चाहकर भी पलट कर जवाब न दे सकी थी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता मुफादार बहुत बड़े थे। आर्यन ने जैसे बात को वहीं दफन करते हुए रुख मोड़ दिया। चलें अब कुछ काम की बात कर लें। प्रोजेक्ट पर तफसीली बात हुई तो शराइत तय पाई और आखिरकार मुआहिदा साइन हो गया। पूरे सेशन के दौरान आर्यन खान ने एक बार भी परीशे की जानिब नहीं देखा। परीशे को उम्मीद थी कि वो कोई तंज करेगा, गुस्सा दिखाएगा या कोई बदमज़गी पैदा होगी, मगर आर्यन की ये मुकम्मल ताल्लुकी से अपनी तौहीन से भी ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, आर्यन एक बावकार तेज़ी के साथ कमरे से निकला, अपनी गाड़ी में बैठा और स्कॉटलैंड की धुंधली सड़कों पर गायब हो गया। वो पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गया था कि जो शयान और परीशे के लिए किसी शोर से ज़्यादा अजियतनाक थी। 4 साल के तवील अरसे ने शयान खान के चेहरे पर संजीदगी की कई तहें जमाती थी। स्कॉटलैंड की सर्द हवाओं में जब वो बिल्डिंग से बाहर निकला तो हमेशा की तरह खुद पसंद और शयान पर अपना हक जताने वाली परीशे फातिहाना अंदाज में इसके बाजू में हाथ डाले साथ चल रही थी। शयान चले, परीशे के लहजे में एक अजीब सी खनक थी, जैसे वो दुनिया के सामने अपनी जीत का ढिंढोरा पीटना चाहती हो। शयान खामोश था। वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन तो कहीं नज़र नहीं आता था, मगर जिस ढोल को इसने खुद अपने गले में बांध लिया था, अब इसे चुपचाप बजाना इसकी मजबूरी बन चुका था। परीशे के चेहरे से जीत का नशा झलक रहा था, मगर शयान की नज़रें खुलाहों में किसी गुमशुदा हकीकत की तलाश में थी। 1 मिनट, आप गाड़ी में वेट करेंगे, आप ही आई, परीशा ये कहकर वापस अंदर भागी। शायद वो मेज़ पर अपना क्लच या कोई फाइल भूल आई थी। शयान ने इसकी कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानता था कि परीशा खुद को बहुत बाख्तियार और खुद मुख्तार समझती है। इसे किसी के मशवरे की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती थी। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठे ही शयान ने थकन से अपनी आंखें मूंद ली। अंधेरा छाते ही एक चेहरा किसी बिजली की गूंदे की तरह इसके तस्वुर में उभरा। अरु, वही धीमी से दिलफरेब मुस्कुराहट, वही लहजे की शफ़क़ुफ़्तगी और बोलने का वो मखसूस नर्म अंदाज जिस पर वह कभी अपनी जान छिड़कता था। इंसान कभी कभी गलत फहमियों के एक ऐसे माया जाल में
फंस जाता है, जहाँ से निकलने की कोशिश में वो अपनी कीमती तरीन मता को खो देता है, जो उसे अपनी सांसों से भी ज़्यादा अजीज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ रूह के वो जख्म फटते नहीं हैं, बल्कि अंदर ही अंदर रिश्ते रहते हैं। पछतावा हमेशा एक साए की तरह साथ चलता है कि काश एक जाल में फंसने के बजाय कदम मजबूत रखते वो अपनी इस कीमती चीज़ को वहीं तन्हा न छोड़े। शयान खान भी हर लम्हा इसी खामोश दर्द से गुजरता था, जो दुनिया की नज़रों से ओझल इसके अंदर के इंसान को खोखला कर रहा था। इसी लम्हे परिचय ने आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ड्राइवर को चलने का हुक्म दिया। इसने बड़े मान से अपना सर शायान के कंधे पर टिका दिया, मगर शायान की बंद आंखों के पीछे अब भी अरूप का वो नर्म चेहरा था, जो इसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार का एहसास दिला रहा था। दाएं बेटा, प्लीज़, मामा के सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा आवाज़ कम कर लो। ईजुल ने सोफे की पुष्ट से सर टिकाया, आंखें मूंदे हुए आवाज़ दी। कनपत्तियाँ भींची हुई थी और पेशानी पर हल्की सी सिल्वर। दाएं ने एक लम्हे को अपनी माँ का चेहरा देखा। 3 साल की वो छोटी सी जाने क्या समझी। खामोशी से उठा, लैपटॉप की आवाज़ धीमी की और वापस आकर ईजुल के पास बैठ गया। इसके नन्हे हाथ आहिस्ता आहिस्ता माँ की पेशानी पर फिरने लगे। ईजुल की आंखें भीग गईं। थैंक यू मेरी जान। इसने इसका हाथ पकड़कर होंठों से लगा लिया। दायन कुछ नहीं बोला, बस इसी तरह बैठा रहा, जैसे इसे मालूम हुआ कि मामा को अभी बस यही चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों से एजल के जिस्म में एक अजीब सी थकन रहती थी। सुबह उठना भारी लगता, खाने की खुशबू भी बाज़ औक़ात अज़ियत देती। डॉक्टर ने जो बताया था वो खबर किसी और वक्त में किसी और ज़िंदगी में खुशी होती, मगर एजल के चेहरे पर कोई चमक नहीं उतरी थी। बस एक और बोझ था जो खामोशी से सीने पर आ बैठा था। आशिर 2 दिन बाद आया था। मुल्क से बाहर कोई मीटिंग थी, एजल ने फ़ोन पर बताया, मगर जानती थी कि ये तफसीलें इसके लिए मायने नहीं रखती। इसी लम्हे मुलाजमा चाय की ट्रे लिए अंदर आए। बाजी साहब आ गए हैं। एजल ने चौंक कर आंखें खोली। अभी आई? नहीं बाजी, 3-4 घंटे पहले आए। मुलाजमा चली गई। एजल वहीं बैठी रही, नजरें दरवाजे पर टिकी थी। वो दरवाज़ा जो 4 घंटों में एक बार भी नहीं खुला था। न आवाज़, न दस्तक, न एक लम्हे की खैरियत। इसने दाइम को अपने करीब खींचा और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। बाहर से खामोश, अंदर से बस खाली। कुछ रिश्ते एकदम ख़त्म नहीं होते, इनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बल्कि एहसास और ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जिस तरह दीमक लकड़ी को अंदर से खा जाती है, वैसे ही बेहिस्से रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। इंसान को लगता है कि जब रिश्ता मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर सब ठीक नज़र आ रहा होता है, लगता है कि ज़रूरत पड़ने पर वो शख्स आपके साथ होगा, लेकिन वो रिश्ता सिर्फ नाम बाकी रह चुका होता है। वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। मुलाजमा कमरे से जा चुकी थी, मगर आवाज़ गूंज रही थी। एजल कुछ देर वहीं बैठी रही। दाइम इसकी गोद में था, मगर इसका जहन इस खबर से गिर्द घूम रहा था। इसने आशिर को फ़ोन पर सुनाई दी थी। इसने सोचा था कि शायद इस बार कुछ बदले, शायद वो आए, मगर वो नहीं आया। बेटा, आप यहाँ खेलें, मैं अभी आती हूँ। इसने दाइम को प्यार किया और उठ खड़ी हुई। कदम भारी थे, मगर इरादा पुख्ता। आशिर के कमरे का दरवाज़ा बंद था। एजल ने आहिस्ता से दस्तक दी और अंदर आ गई। वो बेड पर अध लेटा था। जूते अभी पाँव में ही थे, टाई ढीली पड़ी थी, आंखें छत पर टिकी थी। एजल के आने से न है पलके हिली न चुकी। आप कब आए? बताया भी नहीं। एजल ने पास बैठते हुए आहिस्ता से कहा। क्यों? अपने घर आते हुए भी इतला देनी होती है। इसकी आवाज़ में न थकन थी न नाराज़गी, बस खालीपन। मैं और दाइम इंतजार कर रहे थे। प्लीज़ एजल। इसने आंखें मूंद ली। मैं थका हुआ हूँ, सोने दो। एजल के हाथ गोद में बंद हो गए थे। आपने खुशखबरी पर कुछ नहीं कहा? इस बार आशिर ने नजर उठाई। एक लम्हे को इसकी तरफ देखा, फिर एक थका हुआ बेजार सा कहकर निकला। दूसरा बच्चा है, क्या इस पर भंगड़े डालूं? जितने संभाल सको इतने पैदा करो। ये कोई खुशखबरी नहीं, जिम्मेदारी है। एजल के मुंह से कुछ न निकला। वो बस इसे देखती रही। इसमें मेरा क्या इख्तियार था? आखिर आवाज़ निकली, भारी और भीगी हुई। मूड खराब मत करो। इसने फिर आंखें मूंद ली। जाते हुए लाइट ऑफ कर देना। एजल उठ गई। दरवाजे तक का वो फासला इसने खामोशी से तय किया। लाइट ऑफ की, दरवाज़ा बंद किया और रुक गई। दरवाजे की ठंडक लकड़ी पर हाथ टिका था, सर झुका हुआ था। 1 लम्हा, 2 लम्हा, फिर वो बालकनी की तरफ चल पड़ी। स्कॉटलैंड की हवा ने जैसे मुंह पर थप्पड़ मारा। सर तेज बेरहम। वो रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई। आंसू जो अंदर रोके थे, बाहर की ठंड ने जैसे इन्हें पिघला दिया था। एजल, तुम्हें यही मिलना चाहिए था। आवाज़ इतनी धीमी थी कि हवा भी शायद ना सुन सके। तुम इसे लायक नहीं थी। वो दूर कहीं देख रही थी, मगर आंखें कुछ नहीं देख रही थी। बस अंदर का वो चेहरा था जो बरसों से पीछे नहीं छोड़ रहा था। वो लम्हा था जब इसने खुद अपने हाथों से अपनी खुशी का गला घूंटा था। आशिर का सच सिर्फ इसे मालूम था और वो इसे कहीं नहीं बता सकती थी। इसलिए नहीं कि इसे डर था, बल्कि इसलिए कि इसने खुद ये सज़ा चुनी थी। यारन की मोहब्बत की तौहीन का बदला वो खुद अपने आप से ले रही थी। रोज़ खामोशी से, बगैर किसी को बताए। सज़ाएं सिर्फ कोड़े या कैद नहीं होती। सबसे बड़ी सज़ा वो है जो आपकी रूह अपने अंदर
تڑپنے لگتی ہے۔ جب دل کی عدالت فیصلہ سناتے تو انسان زندہ لاش بن جاتا ہے، کیونکہ وہاں سے نہ کوئی اپیل ہوتی ہے نہ کوئی فرار۔